जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली इसे क्यों बनाया गया। बेसिकली 1999 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया गया था 1919 में। उसके बाद उस टाइम में गवर्नमेंट ने एक चीज़ अनाउंस की थी कि जब ये 10 साल चल जाएगा उसके बाद फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सभी प्रॉब्लम्स का एक बार के रिव्यू करने के बाद हम एक नया विधान या फिर रूल बना करके देंगे, जिसके लिए साइमन कमीशन को भेजा गया, जिसे फिर लोगों ने धक्का दे करके बाहर कर दिया। ठीक है, तो उसी के एवज में जितने भी इंडियन रेवोल्यूशनरिस्ट थे या फिर एक्टिविस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, उन सभी लोगों ने, जितने भी लीडर्स थे, उन सभी ने एक कमेटी बनाई, एक सब कमेटी बनाई, जिसे बेसिकली जिनके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। उन्हीं के नाम पर ही बेसिकली ये नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाया गया। ठीक है, अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिर इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बैकग्राउंड ये है कि ब्रिगन जो कि बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, उन्होंने फेस टू फेस इंडियंस को ये चैलेंज दिया था कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट यू कैन मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंडियंस के लिए, जिसके लिए इंडियंस ने, जितने भी इंडियंस लीडर्स थे, उन्होंने इस तरफ पहला अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। और ब्रिगन का एक और टर्म्स एंड कंडीशन था, उसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ मेंशन किया था कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसे सभी तबके, हर वर्ग के लोग उस चीज़ पर एग्री करें। तो इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए, तो उसमें जितने भी इंडियंस लीडर्स थे सभी ने पार्टिसिपेट किया और एक सब कमेटी बनाई गई, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, जिसके लिए जिस उप समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी बने। तो दे मेड अ रिपोर्ट कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि वो उस उप समिति के अध्यक्ष थे, जिसकी वजह से इससे बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाने लगा। तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी बेसिकली, एक ही वो मुद्दा था जिसके ऊपर सभी लोगों की सहमति थी, वो था डोमिनेंट स्टेट्स। अब डोमिनेंट स्टेट्स बेसिकली क्या होता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, एक होता है डोमिनेंट स्टेट्स और एक होता है पूरी तरह से स्वतंत्र, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेट्स के साथ ये था ना कि बेसिकली आपके पास सब कुछ करने की आज़ादी होगी एक्सेप्ट डिफेंस, क्या बोलते हैं यार उसको, वो जो बात करते हैं कन्वर्जेशन, और तीसरा कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, और जो तीसरा होगा वो होगा डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। बेसिकली जो बाकी लोगों, बाहर के देश के लोगों के साथ जो संबंध होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, उस तरह के मुद्दे बेसिकली सरकार के अंतर्गत होगी, जो कि ब्रिटिशर्स संभालेंगे। और उन तीनों चीज़ों को छोड़ करके बाकी जो भी कंट्रोल होगा वो इंडियंस के हाथों में होगा। तो बेसिकली वो चाहते थे कि डोमिनेंट स्टेट्स मिले। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले। तो बेसिकली वो जो तबका था वो काफ़ी कमी था, जिसकी वजह से डोमिनेंट स्टेट्स वाले बात पर नेहरू रिपोर्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी इसमें मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात पर सहमति दे दी। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट आगे है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिख रहा है, उन्होंने एक ऐसा इंडिपेंडेंट कॉलोनी मांगा जो कि ब्रिटिशर्स के जितने भी कॉलोनीज थे उन सभी के समान भारत को भी उसी तरह ट्रीट किया जाए, उसी प्रकार के उसे अधिकार दिए जाएं। जैसे कि आयरिश, जिसे हम आयरलैंड कहते हैं, वो भी कभी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक उपनिवेश हुआ करता था, तो उसके पास जिस तरह के राइट्स थे वही राइट्स भारत भी चाहता था। तो इस पहला तो यही मेंशन किया गया था। दूसरा था कि पब्लिक इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी रिमूव एंड जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम वेयर मुस्लिम सीट्स एंड द इंटरेस्ट शुड बी रिजर्व्ड इन माइनॉरिटी एरियाज। इसका कहने का मतलब ये है कि पब्लिक इलेक्टोरल सिस्टम को हटा देना चाहिए और एक संयुक्त निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और मेंशन की उन्होंने
कि जिन भी इलाकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहाँ पर उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी और बेसिकली इन्हें राजनीति में कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी। ठीक है। तीसरा जो था, प्रोविंस शुड बी फॉर्म ऑन देयर लैंग्वेजेस, मतलब जितने भी राज्य या फिर प्रांतों का गठन किया जाएगा वो बेसिकली भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसमें बेसिकली फीमेल इक्वल राइट्स और वयस्क मताधिकार, जितने भी लोग हैं 18 साल के से लेकर के 18 साल के एबव जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को वोट देने का राइट मिलेगा। ये चीज़ें 19 फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। ठीक है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्टेट्स। तो इसमें इन्होंने ऐसे एक उत्तरदायी सरकार की मांग की जो कि केंद्र में भी होनी चाहिए और प्रांतीय यानी कि स्टेट्स में भी होनी चाहिए। तो बेसिकली सेंटर और प्रोविंशियल का कुछ ऐसा है कि सेंटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते, थोड़ा हो सकता है वास्ट टॉपिक हो जाए। तो इसमें बोला ये गया कि बेसिकली सेंटर को दो भागों में बांट दिया, दो सदन में बांट दिया जाए। एक निम्न सदन जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिसमें बेसिकली 500 सदस्य होने चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरा सदन होगा जिसे हम उच्च सदन कह देंगे, जिसे बेसिकली जिसमें सिर्फ 200 सदस्य होंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें फॉर्म की गई थी। और इसी तरह प्रोविंशियल स्टेट्स के बारे में बताया गया था कि प्रोविंशियल स्टेट में भी कुछ ऐसी फीचर्स होंगे जो कि ऐसे से होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली नेहरू रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। जो छठा पॉइंट है वो है सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे। उस वक्त क्या था कि जो सिंध था वो बेसिकली बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो नेहरू रिपोर्ट में मैक्सिमम जितने भी इसके सदस्य थे या फिर इस रिपोर्ट के बनाने वाले थे उन सभी ने इस बात पर सहमति की कि बॉम्बे सिंध जो है वो बॉम्बे के अंतर्गत ना आकर के सिंध को बॉम्बे से बेसिकली अलग कर दिया जाए ताकि उसका प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। चौथा है कि नॉर्थ ईस्ट शुड बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर्स। इसका कहने का मतलब ये कि जैसा कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट हम कहते हैं, बेसिकली उस इलाके को बाकी सभी प्रांतीय इलाकों के बराबर का अधिकार दिया जाए और उन्हें भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे कि बाकी प्रांतीय राज्यों को किया जाता है, बाकी प्रांतों को किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आठवां जो है, राइट्स ऑफ इंडियन स्टेट शुड मेक श्योर। जितने भी इंडियन स्टेट्स है, जो भी देसी रियासत थे या फिर देसी राज्य थे, उन सभी के जितने भी राइट्स हैं वो सुनिश्चित किया जाए कि हाँ ये राइट्स हैं जो कि आपके पास हमेशा रहेंगे। ठीक है। जो नौवां है वो है डिफेंस कमेटी, हाई कोर्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी इस्टेब्लिश। नौवां पॉइंट ये था कि एक डिफेंस कमेटी इस्टेब्लिश की जाए ताकि हम अपने देश में होने वाले अटैक्स और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो डिफेंस के द्वारा वो संभाल सके, डिफेंस कमेटी के द्वारा संभाल सके। जस्टिस के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हम ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि देश के विकास में साथ देंगे। ठीक है। तो बेसिकली यही था नेहरू रिपोर्ट। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। वन डे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल।